अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता कुछ दिन से मुलज़िम ज़हीर केस से हवाले से आपको अपडेट नहीं किया क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और उसके बाद फिर जो मुल्क भर में सूरत हाल पैदा हुई थी, उसमें ख़ास तौर पर अपने चैनल्स की मसरूफ़ियत की वजह से एहतजाज की कवरेज और उसके बाद फिर जो दीगर मामला है उसमें मसरूफ़ियत की वजह से इस केस के हवाले से आपको अपडेट नहीं कर सके। लेकिन अपडेट्स आ रही हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर मामला आगे बढ़ रहा होता है। तो लेकिन ये कि कुछ वजूहात की वजह से आप तक नहीं रख सके, लेकिन कुछ जो पेंडिंग चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचानी चाहिए थी नूर बीबी की ज़मानत के बाद, वो आपके सामने रखनी है। क्योंकि नूर बीबी की जो ज़मानत में तौसीक हुई उसका हुक्मनामा आ चुका है। कोशिश करेंगे हम अगले जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें तफसीलात के साथ रखें कि जो ट्रायल कोर्ट है, जज इलियास मेमन साहब हैं, उन्होंने अपने फ़ैसले में क्या करार दिया है, यानी कि वो क्यों उन्होंने नूर बीबी को ज़मानत दी है, कन्फर्म उनकी ज़मानत की है, जेल भेजने क्यों नहीं भेजा, उसकी वजूहत उन्होंने लिखी हैं। वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को खबरदार किया है, ट्रायल कोर्ट को आगाह किया है कि जो केस है उसमें अब कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि केस की जो पैरवी है, यानी कि केस की जो कार्रवाई है उसको जल्द जो है पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। उसमें किसी किस्म की जो रुकावट है वो हायल नहीं है, तो लिहाजा उस केस को सुना जाए। कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखने हैं, लेकिन जो अहम मामला है वो है बच्ची की वेलफेयर और उसके बाद फिर एजुकेशन के हवाले से। उसके बाद फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला मुसलसल जो है वो हफ्ते के रोज़ आता है, मीटिंग करता है और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कलेक्ट करता है। उसके बाद फिर वो ट्रायल कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर जाके रखता है और उसके बाद फिर अदालत जो है वो उस मामले का जायज़ा लेती है और बहुत सारी चीज़ें देख रही है, जो कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है। तकरीबन 18 मीटिंग्स हो चुकी हैं और जो एक ग्रूमिंग है, चूँकि जो एक ट्रामा से निकलने के बाद ये सूरत हाल है, वो हमने खुद बर्थडे जब बच्ची की थी, हम उस वक्त वहाँ मौजूद थे और तकरीबन कोई 3 घंटे के करीब, लगभग 3 घंटे के करीब हम वहाँ मौजूद रहे। हम खुद भी देखते रहे फैमिलीज़ के साथ जो मिलना जुलना था और उसके बाद फिर एक सेलिब्रेशन थी, वो हमने देखी और कोशिश की आप तक पहुँचाई भी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि लिमिट में रह के जितना भी हो सकता है, चूँकि लोगों की अटैचमेंट हो चुकी है, जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी है मेहदी काज़मी साहब और उनके ख़ानदान से, तो जो लिमिट्स हैं हम लिमिट में रह के कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुँचाते रहें। लेकिन उसके बाद फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जो सारी चीज़ों को देख रहा है, वो बाकायदगी से अदालत में रख रहा है और बाकायदगी से ना सिर्फ अदालत में रख रहा है बल्कि अदालत उन चीज़ों का जायज़ा भी ले रही है और आपने देखा कि काफ़ी पेशरफ्त भी हो चुकी है। और ख़ास तौर पर बच्ची का जब बयान आता है और वो चौंका देने वाली चीज़ें हैं जो आम फहम में एक कहते हैं कि उस ट्रामा से वापस आने में बड़ा टाइम लगता है। तो बच्ची ने जैसे रिकवरी की और उसने उसके साथ जो कुछ एक जबर किया गया मुल्ज़मान की तरफ से, वो सारा उसने अदालत के सामने रखा। अब चूँकि बहुत सारे लोग जो वीडियोज़ करते रहे इस दौरान, जिनको मेहदी काज़मी साहब खुद इंटीमेट करते रहे, उनको बताते रहें, बल्कि ख़बरदार करते रहें कि देखिए जी अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि अगर एक तरफ आप हमदर्दी का लिबादा उड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं माशरे में भी और उस ख़ानदान के लिए भी, तो उनसे मोहतात रहे, उससे बाज आ जाए। लेकिन लोग बाज नहीं आए। लोगों ने मुसलसल जो है वीडियोज़ का और उल्टे सीधे थंबनेल बनाने का सिलसिला जो वो जारी रखा। उससे एक तासुर जा रहा था, बल्कि उनको भी लग रहा था कि वाकई ही उनके साथ अब वो बिज़नेस कर रहे हैं। अब वो हमदर्दी वाला जो अंसर था वो शायद उनके अंदर ना, शायद पहले भी ना हो, लेकिन वो पहले उन्होंने ये बातें नोट नहीं की थी, लेकिन उसके बाद इंटीमेट करने के बावजूद भी जो है वो लोग बाज नहीं आए। तो ये तज़किरा वीडियो में करने का मकसद भी ये है कि मेहदी काज़मी ने जब चीज़ें रिपोर्ट की तो अब कुछ इतलात ये हैं कि जो चाइल्ड एब्यूज़ के ज़ुमरे में आती थी वीडियोज़, वो बाकायदा तौर पर अब वो या तो बैन हो रही हैं यूट्यूब की तरफ से, या उसके बाद फिर उनको जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। और चूँकि रिपोर्ट भी की गई थी, ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब बल्कि और भी बेशुमार लोग हैं जिनके मुनासिब नहीं है कि हम नाम उनके पब्लिक करें, वो लोग भी बाकायदा तौर पर इस चीज़ से नाराज़ हो रहे थे। और यहाँ तक ये बात नहीं है, पाकिस्तान से बाहर के लोग भी हमें इस चीज़ से आगाह कर रहे थे कि देखें जी ये जो वर्डिंग है ये इंतहाई नामुनासिब है, जो कि बच्ची के हवाले से, बच्ची से मंसूब करके अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं थंबनेल्स में और बाकायदा तौर पर उसमें वीडियोज़ की जाती हैं। तो कई लोगों को आगाह करने के बावजूद भी, समझाने बुझाने के बावजूद भी जब वो बाज नहीं आए तो ना सिर्फ उनके नंबर ब्लॉक करने पड़े बल्कि उनको रिपोर्ट भी करना पड़ा और बाकायदा तौर पर PTM में भी रिपोर्ट किया गया, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने उस तरह की जो वर्डिंग, उस तरह की जो अल्फाज या तज़हीक और एक तौहीन के ज़ुमरे में जो वर्डिंग थी उसको बाकायदा तौर पर अदालत ने पाबंदी आयद की थी। और इसी केस में जो कि जुनैरा महम और दीगर के खिलाफ मेहदी अली काज़मी साहब ने किया था, तो उसी तनाजुर में जो है वो बाकायदा तौर पर मेहदी अली काज़मी साहब ने रिपोर्ट किया, जिस पे अब कार्रवाई बाकायदा शुरू हो चुकी है, उसमें भी आगाज़ हो चुका है। ये भी एक अपडेट थी, पेशरफ्त थी, जो कि मैंने आपके समझा कि ये मुनासिब समझा कि आप तक पहुँचाऊँ। दूसरा ये है कि कुछ दिन पहले जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में
सीरियल नंबर शायद 39 पर जो है वो लगा था मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से जो केस दायर किया गया था कि जज इलियास मेमन साहब की अदालत पर उनको एतमाद नहीं है, और तकरीबन बेशुमार चीज़ें उनके हक़ में गई हैं। और आखिरी तो कुछ दिन पहले भी उनके हक़ में बड़ा एक फ़ैसला आया, नूर बीबी की ज़मानत को कन्फर्म किया है। हालांकि बच्ची का स्टेटमेंट से मुताल्लिक़ भी दरख्वास्त आ चुकी है, और बच्ची ने तो नूर बीबी का किरदार भी उसी तरह ही पब्लिक किया है, बताया है जिस तरह ज़हीर का और शबीर का किरदार था। तो अबूरी ज़मानत ट्रायल कोर्ट ने उसी इलियास मेमन साहब की अदालत में नूर बीबी की ज़मानत को कन्फर्म किया है। हालाँकि जो उनके वकला का मौक़िफ़ है या मुल्ज़मान का मौक़िफ़ है कि वो जज इलियास मेमन साहब की अदालत के ऊपर अब उनको एतमाद नहीं रहा, तो लिहाजा ये केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। लेकिन दूसरे मामले में शायद उनको एतमाद अब भी ना हो, लेकिन जहाँ नूर बीबी की ज़मानत का सवाल होता है या उनके हक़ में कोई फ़ैसला आता है तो वो काबिल कबूल है, उस वक्त इनको एतमाद भी हो जाता है। जब ये मेरा ख्याल है जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा होगा नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर, तो उस वक्त उन्होंने ये इस बात का तो इज़हार किया होगा जज साहब के सामने कि जज साहब आप फ़ैसला तो दे रहे हैं, नूर बीबी की ज़मानत तो कन्फर्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी अदालत पर एतमाद नहीं है। या हो सकता है शर्मिंदगी के मारे बोल ना पाया हूँ, लेकिन ये जब ज़हीर भी दरख्वास्त दे रहा था, शबीर भी दे रहा था और नूर बीबी साहबा की ज़ाहिर एक पुश्तपनाही होगी, तो उस वक्त इनको शायद या तो नदामत से जज साहब के सामने नज़रें नहीं मिला सके होंगे, या फिर ये है कि वहाँ से ज़मानत मिलने के बाद जो है रफू चक्कर हो गए होंगे। लेकिन कुछ हुआ ज़रूर होगा, या हो सकता है आगे नज़रें ना मिला पाएँ कि जज के ऊपर आप अदम एतमाद का इज़हार करते हैं और वो जज अगर बनता है तो वो मेरिट पे हो सकता है आपके वो फ़ैसले दे रहा हूँ, पहले भी हो सकता है मेरिट पे ही कर रहे हूँ, लेकिन आपको लग रहा था कि आपके खिलाफ़ कोई फ़ैसला आने वाला है, तो इसलिए हर फोरम पर जो है उनको ना सिर्फ बदनाम किया बल्कि उनके खिलाफ़ बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें भी दी। तो बहरहाल ये केस जो कि नीचे से यानी कि इलियास मेमन साहब ने भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी, उसके बाद फिर सेशन जज ने भी दरख्वास्त उनकी मुस्तरद की थी। और आपको याद है कि सिंध हाई कोर्ट में जब मामला आया तो जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में कुछ समात पहले जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर यह हुक्म दिया था कि अब चूँकि ये केस दरख्वास्त जो है उन्होंने फजूल और भोंडी किस्म की करार दी थी कि कोई कौन सा जवाज़ है, क्या वजह है कि जज के ऊपर एतमाद नहीं रहा, तो उसके बाद फिर क्योंकि अदालत को मुतमईन नहीं कर सके थे उनके वकील, तो इसलिए जो है वो उन्होंने टाइम दिया था और कहा था कि जो केस है अब उसको कार्रवाई उसको रोकी नहीं जाएगी, केस बाकायदगी से जो है वो मामूल के मुताबिक चलाया जाएगा। क्योंकि पहले जज साहब को ये कहा जाता था, इलियास मेमन साहब को, कि देखें जी हमने आपके खिलाफ़ फ़लाँ फोरम पर दरख्वास्त दायर की हुई है, तो लिहाजा आपकी ये जो केस है वो उसको नहीं सुन सकते। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर 4.5 महीने तक जो है वो वक्त ज़ाय किया गया और ना चार्ज फ्रेम हो सकी, ना ही नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर आर्गूमेंट हो सके, और दीगर भी कई मामला थे जो पेंडिंग थे। लेकिन उसके बाद फिर जज साहब ने ये हुक्मनामा जारी किया था कि हुक्म इम्तना कोई है नहीं सिंध हाई कोर्ट की तरफ से और कोई और केस में कदगन नहीं है, तो लिहाजा इलियास मेमन साहब जो ट्रायल कोर्ट है एक ही जज की, एक ही कोर्ट है एक ही ज़िले में, तो लिहाजा वो कार्रवाई जारी रखेगी। उसके बाद फिर ये केस लगा नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले ये केस जब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो उनको उस लास्ट समाअत पे ही मुझे फ़ील हो रहा है कि लग गया था कि ये दरख्वास्त इनकी खारिज होनी है। तो बहरहाल इस समाअत में जब ये लास्ट टाइम हुई है समाअत, तो उसके बाद फिर इनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, यानी कि मुल्ज़िम की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से। तो उसके बाद फिर जज साहब ने जिब्रान नासिर साहब से पूछा कि क्या ये जो मामला है क्या कहते हैं ट्रायल कोर्ट का, क्या ट्रायल कोर्ट में जो कार्रवाई है वो जारी है? तो जिब्रान नासिर साहब ने अदालत को आगाह किया कि देखें जी जब सिंध हाई कोर्ट ने लास्ट टाइम हुक्म दिया था कि कोई भी हुक्म इम्तिहान नहीं है, तो लिहाजा ट्रायल कोर्ट अब कार्रवाई रोकेगी नहीं, उस कार्रवाई को जारी रखेगी जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं। तो लिहाजा अब कुछ कार्रवाई शुरू हुई है, यानी कि जो मुतफरक दरख्वास्तें थी उन पर फैसला आना शुरू हुआ है। तो उसके बाद फिर मुल्ज़िम की तरफ से कोई था नहीं, बज़ाहिर ये लग रहा था कि अदालत जो है वो इनकी दरख्वास्त को खारिज कर देती या उनकी मौजूदगी होती तो शायद मुस्तरद भी करती, जो बज़ाहिर लग रहा था। अब ये अंदर की बात नहीं अंदाज़ा, लेकिन लग रहा था मुझे। लेकिन उसके बाद फिर उनकी तरफ से कोई था नहीं, तो इसलिए जो है वो उसके बाद फिर अदालत ने पूछा जब केस अगर चल रहा है तो ठीक है फिर इस दरख्वास्त को रख देते हैं, और उसके बाद फिर सितंबर तक या उसके बाद फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि केस वहाँ पेंडिंग हो रहा है, इस केस को बुनियाद बनाकर तो मुद्दई मुकदमा की तरफ से यानी कि मेहदी काज़मी साहब की तरफ से अर्जेंसी फाइल करने के बाद आप बाकायदा तौर पर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ट्रायल कोर्ट में अगर ये केस चलना शुरू हो गया है तो चलें ठीक है, मुल्ज़िम की तरफ से भी कोई नहीं आया तो हमें इस केस को अर्जेंट कर देते हैं और इसको लंबी तारीख यानी कि सितंबर तक के लिए उस केस को मुलतवी कर दिया कि इस बार रोस्टर सितंबर के बाद शायद लग के आया वो केस। और उसके बाद फिर जिब्रान नासिर ने कुछ और भी अदालत को चीज़ें बताई कि पहले तो ये सारा मामला रुका हुआ था, यानी कि मिसलियंस जो एप्लीकेशन थी उनके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हो रहा था, और उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम अब भी रुका हुआ है और अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग है। तो उसके बाद फिर जज साहब जो है वो
पहले जो है वो मुल्ज़मान की दरख्वास्तों या उनके जो मौक़िफ़ सामने आने के बाद इलियास मेमन साहब नहीं चला रहे थे, लेकिन अब कुछ चलाना शुरू किया। तो जस्टिस उमर सयाल साहब ने बोला कि ठीक है, अगर केस चलना शुरू हुआ है तो फिर हम इस केस को पेंडिंग रख देते हैं, लेकिन ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मुद्दई मुकदमा की तरफ से ये दरख्वास्त दायर करके इसको अर्जेंसी फ़ाइल करके इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, तो हम फिर मेरिट पर इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला कर देंगे, जिस पे मुल्ज़िम की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। इस जज साहब के ऊपर उनको एतमाद नहीं रहा, लेकिन एक बार उन्होंने फिर इंटीमेट किया है कि ट्रायल कोर्ट को हमने बावर कराया था, यानी कि लिख कर भेजा था हुक्मनामे में कि कोई जब तक इस केस में हुक्म इम्तनान नहीं है तो उसको इस दरख्वास्त को बुनियाद बनाकर ट्रायल में कोई ताख़ीर ना की जाए, ट्रायल को जारी रखा जाए। तो बहरहाल जनाब ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखी, लेकिन सूरत हाल अब भी बच्चियों के अगवा की, इसी तरह कम उम्री की शादियों की, चाहे वो क्रिश्चियन बच्चियाँ हैं, हिंदू बच्चियाँ हैं या उसके बाद फिर मुस्लिम हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाई हो रही है। अब हम चूँकि मुसलसल रिपोर्ट करते हैं तो अब जो मुतासरा ख़ानदान है, बेशुमार ख़ानदान राब्ता करते हैं। पिछले दिनों 2 रोज़ पहले एक वालिद, बुज़ुर्ग वालिद थे शायद, उनकी कॉल आई तो वो अपनी जो दुख भरी दास्तान थे वो सुना रहे थे, और सुनाते-सुनाते इस तरह वो रो रहे थे कि उनकी आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। यानी कि वो बता नहीं पा रहे थे कि उनके साथ किस तरह जुल्म ज़्यादती हुई, यानी कि ना पुलिस कर रही थी कार्रवाई, बच्ची वो बता रहे थे कि कम उम्र थी और घर से चली गई, और उसके बाद फिर उनको नहीं पता कि वो बच्ची कहाँ गई है। तो बहरहाल वो अब मैं उनको फ़ोन पे भी, ज़ाहिर है पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हो रही थी क्योंकि उन्होंने शायद मेरा नंबर किसी से लिया होगा। तो उसके बाद फिर मैं जितना दिलासा दे सकता था उनको दिलासा दिया। अब उनकी बेटी का इशू का नहीं पता, उनके इलाके का नहीं पता, लेकिन फ़ोन पे बात हुई। चूँकि वो मुसलसल रो रहे थे और सिर्फ़ एक ही बात समझ सका मैं, जो 1-2 जुमले थे कि मेरी बेटी चली गई है और मैं थाने आया हुआ हूँ और अब मैं कल से ढूँढ रहा हूँ, मेरी बच्ची का नहीं कुछ पता। उसके बाद वो जो मुसलसल रोना शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद फिर उनकी ऐसा समझ लगा कि हिचकी सी बंध गई और मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। तो फिर मैंने बात करते-करते उनको मैंने कहा कि मैं आपसे बाद में फ़ोन करूँगा, आप थोड़ा तसल्ली रखें, हौसला रखें, क्योंकि ये जो सदमा है, जो तकलीफ़ है बेटियों का ख़ास तौर पर, ये कोई बर्दाश्त कर सकता है। बहरहाल मेहदी काज़मी साहब और उनके ख़ानदान ने बड़ी हिम्मत का मुज़ाहरा किया और ज़ालिमों के चंगुल से अपनी बच्ची को निकाला और आज माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी जो मामलात हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहे हैं। जिस तरह दूसरे मामलात में हमारी पुलिस, हमारे इदारे एक्टिव होते हैं, जो उनको डायरेक्शंस मिलती है उस हिसाब से, तो ये इस मामले को भी एक कहते हैं ना कि जंगी बुनियादों पर देखा जाना चाहिए, तरजीही बुनियादों पर देखा जाना चाहिए, और ये ऐलान कराने चाहिए, पब्लिकेशन कराने चाहिए, इश्तिहारात देने चाहिए कि सिंध हुकूमत का ये कानून है, अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला ये है कि बच्ची को अगर कोई अगवा करके बिला फुसला के ले जाता है, कोई दस्तावेज़ात भी नहीं देखी जाती, और उसके बाद फिर मुबैना तौर पर निकाह बढ़ा लिया जाता है, और उसके बाद फिर वो माँ बाप को थमा दिया जाता है। माँ बाप उसी निकाहनामे को जो है वो लेके फिरते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं और मारे फिरते रहते हैं, जिनकी कहीं भी दाद रसी नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद सिलसिले में कुछ अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।